ये किस तरह का विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं आपको कह दूं कि जब हम लोग विधायक चुन के आए तो बहुत जाति के लोगों ने हमारी मदद की है, और सही बात है, किसी न किसी समाज से आदमी जुड़ा ही रहता है। तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सदन में मुझे लोगों ने भेजा। मेरी जिम्मेदारी है हर उस विषय को उठाना, हर उस विषय को जनता के सामने रखना जिसमें सरकार गलत काम कर रही हो। मैं पूछना चाहता हूं, जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बजट तो कल आएगा, आज तो अभिभाषण है, लेकिन हमने बजट देख लिया देश का, और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। बेशक हिंदुस्तान में आने के बाद में तस्वीरों को दबा दिया गया, खींची नहीं गई, लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर दूसरे देश का विमान लेकर आया। हम शेम कहते हैं वहां की व्यवस्था पर, जो हमारे देश के नागरिकों को इतना कमतर उन्होंने आंका। और जो लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, किस तरह का डंका आपका है? डॉलर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। सोने मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेके आ गए हैं। यूपी में मिल्कीपुर, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर जो चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन हो रहा था, उससे इतर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेकर आए, और बेड़ियों में जकड़े हुए फहीम साहब भी हैं। और ये देखिए, ये दोनों विधायक जो यहाँ ये देखिए, ये मुद्दा है, लेकिन अभी बजट आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि आप खुन्नस निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जो विधायक हैं वो खुन्नस निकाल रहे हैं, मिल्कीपुर में हार की खुन्नस। ये भी खुन्नस निकाल रहे हैं क्या भारतीयों से? भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस विषय को हम लेकर आए हैं, हम पूरे 27 सांसद हैं इस समय, 37 सांसद हैं हमारे देश में, और 30 नंबर की पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर वो विषय उठाया जो उत्तर प्रदेश का हो और देश के पटल का हो। हम लोग भी डबल इंजन की सरकार कहते कहते नहीं सकते, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते कहते नहीं सकते। अभी कुंभ पर हम लोग बोलेंगे, लेकिन आज जो हम जंजीरों में प्रत्यात्मक तरीके से यहाँ पर आए हैं, उसका कारण ये है कि एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं, अभी खुद 10वीं बार अमेरिका में होकर आए हैं, कह रहे हैं कि दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि जो कुछ कर लो, और एक तरफ आपके नागरिकों को किस तरीके से अमानवीय तरीके से हमें बताए विदेश मंत्रालय, देश की सरकार बताए, उत्तर प्रदेश की सरकार बताए, अगर यहाँ पर बेरोजगारी ना होती तो डंकी रूट के माध्यम से मरते हुए लोग वहां पर क्यों पहुंचते? ये प्रतीकात्मक विरोध है, जिस तरीके से आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फहीम साहब, क्या विरोध है? देखिए, बेरोजगारी ये बात दर्शाती है इस बात को कि प्रदेश में किस हद तक की बेरोजगारी है कि हमारे साथ जातियां हो रही हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार को रोजगार पे बात करनी चाहिए, सरकार को नौजवानों पे बात करनी चाहिए। नौजवान इस हद तक परेशान हैं कि देश में भी इसको काम नहीं मिल रहा, प्रदेश में भी काम नहीं मिल रहा। वो जब कैसे करके डंकी के रास्ते से अगर वो दूसरी जगह चला जाता है तो उसको इतना बेइज्जत कर यहाँ लाया जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, और ये विरोध हमारा इसीलिए है। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोध चल रहा है यूपी के सदन में, क्योंकि देखिए, प्रदेश हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, दुनिया में इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ के बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि हम उनकी आवाज को उठाएं और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि अटैक किया मुख्यमंत्री ने कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन सत्र नहीं चलने देना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं करते हैं, और मिल्कीपुर में जो हार हुई है उसकी खुन्नस निकाल रहे हैं। मिल्कीपुर में सरकार जीती है, पुलिस जीती है, और जिस तरीके का तांडव वहां पे हुआ आप सब लोग जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि आइए, आपका सबका स्वागत है मिल्कीपुर में, आकर देखिए सरकार किस तरीके से चुनाव लड़ती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आने वाले समय पर 403 विधानसभा को चुनाव होगा, जनता चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, और जो आज बेइज्जत करके यहां पर लाया गया, जिस तरीके से हथकड़ियां बांधकर, एक तरफ कहते हैं यूक्रेन का लोगों का भरोसा नहीं है, एक तब तो ऐड आता है आंतरिक व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं। इनका है व्यवस्था, भरोसा है इनका। लोकतंत्र को इस जंजीर में जकड़ लिया गया, लोकतंत्र को इस जंजीर में जकड़ लिया गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको बेड़ियों में जकड़ने का काम भी ये लोग कर रहे हैं, पत्रकारों को भी इसी तरीके से जेल भेज रहे हैं। और ये सिर्फ प्रतीक उसका नहीं है कि वो डंकी रूट से आए, ये प्रतीक उसका भी है किस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और किस तरीके से बदले की पॉलिटिक्स करके काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश की सरकार में इतना बजट आया तो किसानों की कहां बात हुई? जनता ने वोट नहीं दिया और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जनता वोट देना चाहती है और देगी। हम लोगों के 37 सांसद आए थे इस उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, तुक्के में आ गई, संविधान आरक्षण का झूठ बोला। बिल्कुल, देखिए ये अंदाज है समाजवादी पार्टी के विधायकों का, बेड़ियों में खुद को बांधकर पहुंचे हैं विधानसभा में बजट सत्र में शिरकत करने के लिए, और घेराबंदी योगी सरकार की करने की पूरी तैयारी में है। वहीं बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर
तीखा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, सबकी। विकास के मुद्दों पर चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, ये कहकर विपक्ष पर निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा है और विपक्ष हार की हताशा से परेशान है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। बजट सत्र में राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को बजट पेश होगा। सदन 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। सुनिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राज्यपाल का अभिभाषण जो सदन में चल रहा था और उस दौरान लगातार विपक्ष की तरफ से लगातार वहां पर हंगामा किया जाता रहा। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। आज 18 तारीख है, आज से बजट सत्र की ये शुरुआत और ये 5 मार्च तक चलना है बजट सत्र। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के जो तेवर हैं वो बहुत तल्ख हैं। विपक्ष की तरफ से आज सत्र की शुरुआत से पहले ही जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया। सदन के भीतर आने से पहले विधानसभा परिसर में ही नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आए, धरने पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आए और जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था उस समय भी लगातार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष के विधायकों ने जोरदार तरीके से सदन में नारेबाजी की है और हंगामे के बीच सदन से बाहर चले गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा थमा नहीं, लगातार जारी रहा। विपक्ष के विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही सदन से बाहर चले गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष कई मुद्दों के साथ अपनी तैयारी के साथ पहुंचा है इस बार विधानसभा का ये बजट सत्र और उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक कई मुद्दे गिनाए गए हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी की मंशा के साथ, हालांकि मांग ये कि चर्चा इन मुद्दों पर सरकार कराए और इसी को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि फिलहाल जो विधानसभा की कार्यवाही है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए, माफ कीजिएगा, दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। ये अपडेट है यूपी विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। दोपहर 12:30 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष के जो विधायक हैं वो चुप नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से लगातार हंगामा जारी रखा गया और इसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि अब विधानसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से साफ संदेश दिया गया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया के सामने आकर यह बात रखी कि सरकार जो है वो किसी मुद्दे से बचना नहीं चाहती। सरकार जो है वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। इस बात को बाकायदा योगी आदित्यनाथ की तरफ से रेखांकित किया गया। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12:30 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है, खासतौर से वो मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष योगी सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है, उसमें
महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसको लेकर सरकार सच छुपा रही है और साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली है, बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या का काम बीजेपी कर रही है चुनाव में धांधली करके। और साथ ही साथ आपने देखा जो अमेरिका से भारतीय वापस देश लौट रहे हैं वो जिस अंदाज में भारत आ रहे हैं, इस मुद्दे को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने उठाने की पूरी तैयारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हंगामेदार शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे, जोरदार हंगामा चलता रहा और इसी के चलते विधानसभा की जो कार्यवाही है वो दोपहर 12:30 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और वीरेश से जरा जानते हैं। वीरेश, ये तो हंगामा अब यूं ही जारी रहेगा, विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, जो राज्यपाल हैं उनके अभिभाषण के दौरान भी हंगामा थमा नहीं। वीरेश, देखिए, आपको नहीं लगता कि आराधना मिश्रा मोना जी ये परंपरा के खिलाफ है? इस तरह से हंगामा और विरोध, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग खुन्नस निकाल रहे हैं। देखिए, क्या ऐसी बात है कि महामहिम राज्यपाल ने पहला पन्ना पढ़ा, अंतिम पन्ना पढ़ा और पन्ना पढ़ के वो चली गई। ये सफ़ेद कागज़ पर सरकार की झूठ की काली स्याही से लिखी हुई इबारत थी जिसको महामहिम राज्यपाल ने पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनको उनका खुद का बड़ा राजनीतिक कद रहा है, उनका अनुभव है, वो खुद भी नहीं भागीदार बनना चाहती थी। आप नया एंगल दे रही हैं। बिल्कुल, ये सही एंगल है, वरना क्या वजह हो सकती है। इसके पहले भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण हुए हैं, उन्होंने पूरा पढ़ा है, क्या वजह थी कि आज उन्होंने नहीं पढ़ा? तो इसका साफ मतलब ये है कि वो झूठ की भागीदार नहीं बनना चाहती, उस पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। मतलब आप कह रही हैं कि राज्यपाल नाराज हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बहुत अनुभवी हैं वो, और वो इस झूठ के भागीदार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहला और अंतिम पन्ना पढ़ा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग सत्र चला ही नहीं चाह रहे हैं, वो 11 दिन का बना रहे हैं, सत्र है बहुत लंबा है, लेकिन आप लोग हंगामा हल्ला इस वजह से कि सत्र चले नहीं, मुद्दे उठे नहीं और आप लोगों का पर्दाफाश ना हो सके, आपकी पोल ना खुल पाए। देखिए, पोल तो सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी खुलेगी, हम तो विपक्ष, हम तो बात को उठाएंगे, जवाबदेही किसकी है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सरकार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो सदन चलाने का है, इस सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? विधानसभा का बजट सेशन इतिहास गवाह है कि 2-2 महीने चला करता था, उसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा घट गई। ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये क्यों डरते हैं चर्चा से, क्यों भागते हैं, क्यों सत्र 5-5 दिन का चला करके 4-4 दिन का समाप्त कर देते हैं? और हमने तो मांग की है कि आप कम से कम ईमानदारी से जो 18 से 5 तक की अवधि आपने तय करी है, इसमें ईमानदारी से पूरी कर लीजिएगा और आवश्यकता पड़े तो उसको और बढ़ा दीजिए। हमने मांग करी है, ऑन रिकॉर्ड मांग करी है कि आप मतवार जो विभागवार चर्चा हुआ करती थी, कट मोशंस आते थे, उस पर आप चर्चा कराई। अच्छा, विधानमंडल दल की नेता जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से यहाँ पर घेराबंदी योगी सरकार की जा रही है और विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे हमारे इतने गंभीर हैं कि उसको लेकर सत्ता पक्ष जो है वो चर्चा कराना ही नहीं चाहता है और इसी वजह से ये स्थगन जो विधानसभा की कार्रवाई का हुआ है फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए। और अब बड़ी खबर इस वक्त की जानिए आप। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी भी कर दी है। ऐसा लगता है इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तीखी टिप्पणी की गई है वही मैं आपके सामने रख रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ऐसा लगता है इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ये टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। कार्यक्रम के जरिए गंदगी फैलाने की कोशिश, अदालत इनके पक्ष में आखिर क्यों रहे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है। ये अभिभावकों की भी बेइज्जती कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मशहूर हैं तो कुछ भी कहेंगे, आप समाज को हल्के तौर पर नहीं ले सकते। ये भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता लेने की एक कोशिश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान थाने और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही इस मामले में आगे एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगाई गई है। तो थाने और गुवाहाटी में जो एफआईआर उसमें गिरफ्तारी पर रोक, आगे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणियां इस मामले में जरूर की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से विस्तार से कि आज की सुनवाई में क्या हुआ है अब तक। अंकित,
देखिए, रणबीर अहलावालिया ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अपनी गिरफ्तारी की मांग, गिरफ्तारी जो उनकी जो उनको आशंका है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे जो है हर एक महिला को, माताओं बहनों को आपने शर्मिंदा किया है, तो ऐसे में जो है आपको क्यों राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है। और उसके बाद में रणबीर अहलावालिया के जब वकील ने ये बताया कि उनके ऊपर गिरफ्तारी का डर है और कुछ लोग उनकी जुबान काटने जैसे जो है आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी जुबान काटेगा उसको पैसा दिया जाएगा, तो कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से जो है सुर्खियों में बने रहने के लिए रणबीर अहलावालिया ने इस तरीके की आपत्तिजनक बातें बोली है, हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह अपने शौक को पूरा कर रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अहलावालिया के जो बयान था उससे कड़ी नाराजगी जताई है। लेकिन इस सबके बीच में इतना जरूर हुआ है कि फिलहाल जो है जो मुकदमे दर्ज है, नए मुकदमे नहीं दर्ज होंगे और रणबीर अहलावालिया को थाने में केस दर्ज है वहां पर अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इसके अलावा जो है जो जयपुर में भी मामला दर्ज है, तो फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब उनको जांच में सहयोग करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अंकित, ये बताइए कि आज की सुनवाई जो है वो मुकम्मल हो गई है इस मामले में, क्या आगे कोई तारीख भी लगी है? अभी जो है सुनवाई लगातार जो है चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी जारी है। सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो अपने साथियों के साथ में कोई नया शो फिलहाल नहीं करेंगे, यानी कि एक तरह से रणबीर अहलावालिया के नए शो करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं, कोर्ट रूम के भीतर ही मौजूद थे जब अदालत में ये मामला सुनवाई के लिए आया। अदालत की तरफ से साफ तौर पर रणबीर अहलावालिया के बयान को लेकर नाराजगी जताई गई है, उसको लेकर सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ राहत भी यहां पर रणबीर अहलावालिया को मिल रही है। आगे एफआईआर दर्ज करने पर रोक अदालत की तरफ से लगा दी गई है और साथ ही साथ जो असम में और थाने में एफआईआर दर्ज है उसमें फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कोई नया शो अभी आगे नहीं करेंगे रणबीर अहलावालिया, इस पर भी अदालत की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। सीधे आपको निपुण के पास ही लेकर चलेंगे और जानेंगे निपुण से क्या हुआ है। निपुण, अभी तक की सुनवाई में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी तक की सुनवाई में हुआ यह है कि जजों ने बेहद नाराजगी जताई है। जो समाज की जो प्रतिक्रिया थी वही जजों की भी प्रतिक्रिया थी कि इस तरह की अश्लील और आपत्तिजनक बातें कैसे की जा सकती हैं माता पिता के बारे में, और आप लोकप्रिय हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई याचिकाकर्ता की तरफ से, रणबीर अहलावालिया की तरफ से, कि मुझे धमकी मिल रही है जान से मारने की। तो जजों ने कहा कि जैसे आपको प्रसिद्ध होने का शौक है कुछ भी बोलकर, वैसे धमकी देने वाले को भी शायद शौक होगा। तो एक पल को ऐसा लग रहा था, जजों ने बार बार कहा भी कि हम आपकी मदद क्यों करें, आपको कोई राहत क्यों दे, लेकिन फिर अभिनव चंद्रचूड़ जो रणबीर अहलावालिया की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने अतीत के कई उदाहरण बताए जहां पर कि देश भर में अगर एक ही मामले को लेकर बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है, सबको एक साथ जोड़ा है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तो इस तरह की बातें जब रखी गई तो जजों ने कहा कि ठीक है, थाने में और गुवाहाटी में और बाद में जयपुर की भी एक एफआईआर की चर्चा हुई, तो तीनों में कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच में सहयोग करें, पुलिस जब बुलाए तब जाए जांच के लिए। अगर पुलिस थाने जाने में सुरक्षा की कोई अंदेशा है, ऐसा जान का कोई खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से सुरक्षा मांगे, लेकिन जांच में सहयोग करें, अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, कोर्ट की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएं। और फिलहाल रणबीर या उसके कोई भी साथी इसमें जो आरोपी हैं वो लोग कोई नया शो एयर न करें। नहीं, तो जैसे कि आपने बताया कि देखिए एक थाने में एफआईआर, एक असम गुवाहाटी में एफआईआर, एक जयपुर में एफआईआर, तो यहाँ अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रणबीर अहलावालिया को जाना होगा पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए। फिलहाल गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है इन एफआईआर के तहत। निपुण, बिल्कुल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अभी क्लबिंग नहीं की है, जिसकी ये मांग कर रहे हैं कि एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अभी चूंकि कोई रोक नहीं है, ऐसे में जो भी पुलिस जिसने भी दर्ज किया है मामला अगर वो बुलाती है तो इन्हें जाना पड़ेगा। कोर्ट ने ये राहत जरूर दी है कि अब और कोई नई एफआईआर किसी और शहर में, पटना में, भुवनेश्वर में, ऐसा कहीं भी और कहीं दर्ज ना हो जाए, ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने जरूर लगाई है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज है उनमें फिलहाल जांच में सहयोग करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये हथकंडा
कंडा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त नाराजगी उन भद्दी टिप्पणियों पर जताई गई है रणवीर इलाहाबादिया, जिसको लेकर विवादों में घिरे। हालांकि यह अदालत की तरफ से जरूर कह दिया गया है कि वो जो एफआईआर है उनमें फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जांच में सहयोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है। हादसे में 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि आरपीएफ की इस रिपोर्ट में हो रही है और वजह जो बताई गई है भगदड़ की, तो इसमें विस्तार से बताया गया कि प्लेटफॉर्म 12 से प्लेटफॉर्म 16 तक यात्रियों की भीड़ थी। टिकटों की बिक्री पर रोक की सलाह दी गई थी। आरपीएफ का कहना है अचानक से कुंभ स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया और इसके बाद यात्रियों ने प्लेटफॉर्म बदलना शुरू किया और इसी वजह से ये भगदड़ मची है। तो ये आरपीएफ की रिपोर्ट के हवाले से भगदड़ की जो वजह सामने आ रही है, उसके हिसाब से जो ट्रेन थी कुंभ स्पेशल ट्रेन, उसका अचानक से प्लेटफॉर्म बदला गया और ऐसे में यात्री भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जब कोशिश कर रहे थे उस दौरान ये भगदड़ हुई। कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म बदला गया। प्लेटफॉर्म 12 से 16 तक जबरदस्त भीड़ थी और जब वो प्लेटफॉर्म बदलने की खबर आई तो यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश में। टिकट बिक्री रोकने की भी सलाह दी गई, ये आरपीएफ की तरफ से बताया गया। तो क्या आरपीएफ के मना करने के बाद भी स्टेशन पर टिकटों की बिक्री जारी रही? ये बड़ा सवाल है। क्या स्टेशन डायरेक्टर ने आरपीएफ की जो सलाह दी गई थी उसको नहीं माना? कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म अचानक से क्यों बदला गया, जबकि पहले ही कुछ एसओपीज तय किए गए हुए हैं रेलवेज की तरफ से? इतने भीड़भाड़ के मौकों पर इस तरीके से अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला जाएगा, लेकिन यहां पर प्लेटफॉर्म बदला गया और उसी का जब अनाउंसमेंट हुआ तो फिर यात्रियों में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जो होड़, उसी के चलते ये भगदड़। आरपीएफ की रिपोर्ट यही बता रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 15 फरवरी की तस्वीरें हैं। इसी दिन यहां रात के समय भगदड़ मची थी, जिसकी चपेट में आकर अब आरपीएफ की तरफ से अपनी रिपोर्ट में बताया गया है 20 लोगों की मौत हुई है। कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म अचानक से क्यों बदला गया? आरपीएफ की रिपोर्ट आने के बाद अब रेलवे पर ये सवाल हैं जिसके जवाब रेलवे को देने होंगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि रेल मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो साजिश की आशंका जताई जा रही है, किसी तरीके की कोई साजिश का एंगल इस मामले में नहीं है, लेकिन भगदड़ की वजह क्या है इसको लेकर अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो जांच कर रही हैं। और ऐसे में अब आरपीएफ की ये रिपोर्ट सामने आई है और आरपीएफ की रिपोर्ट में तो कहा गया है कि भीड़ पहले से ही बहुत ज्यादा थी, रेलवे को टिकट बिक्री रोकने की भी सलाह दी गई थी और ऐसे में ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो बदलने का ऐलान कर दिया गया और इसी वजह से ये हादसा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, ये आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है, रेलवेज की तरफ से कोई अभी तक औपचारिक बयान जारी किया गया है या अभी रेलवे जो है वो अलग अलग एजेंसीज, क्योंकि उनसे जांच रिपोर्ट्स मांगी गई है, उसका इंतजार कर रहा है और उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी? मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ अभी आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है जिसमें उसने पूरी कहानी बताई है कि उस दिन यानी कि शनिवार की रात को क्या हुआ था। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 8:45 पर जब ये अनाउंसमेंट की गई कि जो प्रयागराज स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी और उसके थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट फिर से की गई जो वो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी। उसके बाद ही जो स्थिति थी ये भगदड़ की मची, क्योंकि पहले से ही एक ट्रेन आई हुई थी, उसके यात्री उतर रहे थे और जो फुटओवर ब्रिज है उसे खाली करने का काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच अनाउंसमेंट हो जाती है और इस अनाउंसमेंट की वजह से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि 12 नंबर प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट हुई, उसके थोड़ी देर बाद 16 नंबर प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट हुई, तो लोग पहले से वहां पर मौजूद भी थे। तभी भगदड़ की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हुई और उसमें जो ये आरपीएफ की रिपोर्ट है इसमें 20 लोगों के मारे जाने की बात लिखी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 18 का ही है। तो कहीं ना कहीं सभी रिपोर्ट्स के आने का भी इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी अभी जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है, दिल्ली पुलिस भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सब रिपोर्ट्स के अंदर जो एक कॉमन बात सामने आ रही है रोमाना, वो अनाउंसमेंट, अगर वो अनाउंसमेंट सही से की जाती तो शायद लोग भ्रम में ना पड़ते और शायद इतने लोगों की मौत ना होती। तो सबसे बड़ा सवाल उस अनाउंसमेंट पर भी उठ रहा है। अब उस शख्स से भी पूछताछ की जाएगी
जिस शख्स ने अनाउंसमेंट की थी और वो किसके कहने पर की थी और हुआ क्या था उस दिन। आप रहिए मेरे साथ मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, मौत के आंकड़े को लेकर दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के दावे अलग अलग हैं, जिसका अभी जिक्र मनोज वर्मा कर रहे थे ना। दिल्ली पुलिस वही दावा कर रही है कि भगदड़ से 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं आरपीएफ की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, और मैं फिर से आपको बता दूं, आरपीएफ के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है और रेलवे की तरफ से अलग अलग जो विभाग हैं उनको जांच का जिम्मा दिया गया और वो सब अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद ही भगदड़ की वजह साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आरपीएफ की रिपोर्ट में 20 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में 18 लोगों की मौत की बात है। तो यहां पर मरने वालों का जो नंबर है उसी को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बन रही है, यह भी अपने आप में एक सवाल बड़ा हो जाता है। अब भगदड़ की जो वजह रही वो तो ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट सामने आएंगे, उनका मिलान किया जाएगा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन भगदड़ में मरने वालों को लेकर नंबर में कंफ्यूजन क्यों, ये तो अपने आप में मामला पेचीदा हो जाता है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से वही 18 का आंकड़ा दिया जा रहा है, आरपीएफ की रिपोर्ट में आंकड़ा 20 का दे दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम मांडले इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं बलराम से। बलराम, ये मरने वालों के आंकड़े में फर्क क्यों है? दिल्ली पुलिस 18 बता रही है, आरपीएफ की तरफ से 20 बता दिया गया है। बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मरने वालों के आंकड़े सामने आए हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 18 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, लेकिन आरपीएफ कह रही है कि 20 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। तो कहीं ना कहीं फर्क है। और जिस तरीके से कहे जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, अगर आरपीएफ के दावे की बात करें तो 20 लोगों की मौत हुई है, तो आखिरकार वो 2 लोग कौन है जिन्हें दिल्ली पुलिस बताने में नाकाम हो गई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार अगर हम आरपीएफ की बात माने तो दिल्ली पुलिस उन 2 लोगों को क्यों छुपा रही है और 18 का आंकड़ा सामने रख रही है मरने वालों का? 2 लोग कौन है जिन्हें दिल्ली पुलिस छुपा रही है? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे आरपीएफ की बात की जाए, चाहे दिल्ली पुलिस की बात की जाए, जो मरने वालों के आंकड़े रखे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। और ये अंतर क्यों है? दोनों सरकारी विभाग है, दोनों सरकार के अंडर में आते हैं, तो ऐसे में एक विभाग ये कह रहा है कि 20 लोगों की मौत हुई, एक विभाग कह रहा है 18 लोगों की मौत हुई, तो आखिरकार सच कौन बोल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि आखिरकार ये अंतर क्यों है? दिल्ली पुलिस 18 पर अटकी हुई है, आरपीएफ की तरफ से 20 का आंकड़ा दे दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनकी फौरन ही मौके पर मौत हो गई थी उनसे इतर वो जो घायल गंभीर रूप से जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा था, ये 2 जो और नंबर बढ़ा दिया है आरपीएफ ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलाज के बाद 2 और लोगों की मौत हो गई हो और ये वो अपडेटेड आंकड़ा हो जो आरपीएफ की तरफ से दिया जा रहा है? इसको लेकर अभी जो स्पष्टीकरण है उसका हमें इंतजार है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।